हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज फाइनली आप लोग के बीच में हम लेकर के आए हैं जनन स्वास्थ्य और वन शॉट वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चौथी लेसन को कंप्लीट करने का काम करेंगे और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे टॉपिक स्किप हो जाएंगे बच्चे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जनन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य, इसके बाद क्या है। देखिए, क्या है जनन स्वास्थ्य, तो इसको पढ़िए। देखिए क्या है जनन स्वास्थ्य है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है, कहता बाबू सबसे पहले जनन, तो यह जीवों में होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जीव जो होते हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। जीव क्या करता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। और इसमें क्या होता है, अब जैसे कहने का मतलब अब स्वास्थ्य के बारे में आता है। शॉर्ट शब्द में कहेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। जैसे कहने का मतलब शरीर का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग यदि आप लोग का कार्य कर रहा है, जैसे हमारा ये हाथ है, तो हाथ काम कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं। हाथ नहीं काम करेगा हम रोगी हो जाएंगे। तो कहता है बाबू कि जब जीव शरीर का कोई भी अंग यानी जो है सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कार्य करता है तो क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। यानी जो है कौन कौन रूप से बाबू? सामाजिक रूप से। कौन सा रूप? सामाजिक रूप से। और क्या बाबू? शारीरिक रूप से। कौन सा रूप? शारीरिक रूप से। और क्या रे बच्चा? यानी जो है सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया और मानसिक हो गया। ये सब के रूप से यदि हमारे शरीर जो है काम कर रहा है तो हम समझेंगे कि हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं कर रहा है तो हम अस्वस्थ हैं। तो जनन स्वास्थ्य क्या कहलाता है? तो जनन संबंधी विभिन्न प्रकार के होने वाले बीमारियों से बचना ही क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे कहने का मतलब हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यौन संचारित रोग होता है ना, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, ये सब विभिन्न प्रकार के रोग हैं। तो ये सब के रोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यानी ये सब से बच जाना ही हमारा क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो अभी आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं बाबू जनन। तो जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो ये तो जनन हो गया। अब जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो कहता बाबू कि जनन की क्रिया करने से विभिन्न प्रकार के जो बीमारी उत्पन्न होता है, वो बीमारी से जब हम बच जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी जनन संबंधित विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचना ही क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताया गया है जनन स्वास्थ्य का परिभाषा कि सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यदि आपका शरीर का अंग काम कर रहा है तब आप स्वस्थ हैं, और यदि नहीं कर रहा है तो आप क्या हैं? अस्वस्थ हैं। इस चैप्टर में देखिए, अब जनन स्वास्थ्य तो हम लोग देख लिए। अब बात आता है ना बाबू कि यानी जो है जनसंख्या क्या है। तो यानी जो जनसंख्या नियंत्रण हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या नियंत्रण क्या है बच्चा? जन संख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए यानी जो है हमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर बढ़ रही आबादी की संख्या को, आबादी की संख्या को यानी बढ़ रही है जनसंख्या, उसको क्या करना? रोकना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को रोकना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण। क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब 2005 है, तो 2005 में टोटल 100 आदमी है, और यही 2000 यानी जो है आपका 17 में, यानी 2000 कितना में बाबू? 17 में या 7 में आप लोग का 1000 हुआ। अब यही बात आती है 2025 में, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 करोड़। तब बताइए ये क्या हुआ? ये धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण। तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम 2 क्वेश्चन की बात किए होंगे। पहला बात किए थे जनन स्वास्थ्य कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। तो WHO के अनुसार जब जीव शरीर का यानी जो है अंग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से कार्य करता है तो यानी जो है वो परिभाषा किसका था बाबू?
आप लोग का जनन स्वास्थ्य का। अब हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण। तो कहता है कि पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को रोकना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण हम लोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, जैसे कहने का मतलब प्राकृतिक विधि होती है, उसके बाद होता है रासायनिक विधि। तो जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, तो इनकी निम्नलिखित 5 विधियां मुख्य है। देखिए पढ़िए, देखिए 5 विधि कौन कौन है भाई, तो 5 विधि को पढ़ने का काम कीजिए। देखिए क्या है, पहला आता बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण। क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण हम लोग विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं। पहला है बाबू प्राकृतिक विधि। कौन सा विधि, प्राकृतिक विधि। दूसरा क्या है रे बच्चा, दूसरा है रासायनिक विधि। दूसरा क्या है, रासायनिक विधि। और तीसरा क्या है, तीसरा है बाबू आप लोगों का सर्जिकल विधि। क्या बोलते हैं, सर्जिकल विधि। और चौथा क्या है रे बाबू, चौथा है आप लोगों का यानी जो है कॉपर टी, यानी जो है कॉपर टी के माध्यम से भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण करते हैं। और पांचवा है बाबू सामाजिक जागरूकता। क्या है बच्चा, सामाजिक जागरूकता। इस प्रकार से हम लोग जो है जनसंख्या पर नियंत्रण पाते हैं। और ये सब करके हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण पाएंगे। तो बारी बारी से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि प्राकृतिक विधि क्या होता है, रासायनिक विधि क्या होता है, और सामाजिक विधि क्या होता है, और कॉपर टी विधि क्या होता है, और सामाजिक जागरूकता विधि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक विधि कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझिए, देखिए प्राकृतिक विधि हम लोग का टॉपिक क्या है बाबू, प्राकृतिक विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण। विधि द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर क्या करना है बाबू, नियंत्रण। तो देखिए इसको बढ़िया से समझिए और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, कैसे करेंगे, तो कहता है ना बाबू कि इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए, क्या बता रहे हैं, इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। कौन विधि में, प्राकृतिक विधि में। कौन विधि में बच्चा, प्राकृतिक विधि में। प्राकृतिक विधि में कहता है कि इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। यानी कहने का मतलब नर के द्वारा यानी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं नर के द्वारा निरोधक का इस्तेमाल करके किया जाता है, और यानी जो है मादा के द्वारा जो होता है जिसको हम लोग डायफार्मा बोलते हैं, इसका यानी महिला निरोधक का इस्तेमाल यानी फीमेल निरोधक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग डायफार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफार्म बोलते हैं। तो इसके द्वारा यानी जो है जनसंख्या पर नियंत्रण पाते हैं। इसमें दोनों की भागीदारी होता है। क्या किया जाता है, जैसे कहने का मतलब हम लोग जनन की क्रिया कर रहे होते हैं, तो जनन की क्रिया, अब बात आती है बाबू की प्राकृतिक विधि। तो आप लोग समझ गए कि इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। इस विधि में क्या होता है, नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, जिसमें नर के द्वारा निरोधक का इस्तेमाल तथा महिला के द्वारा डायफ्राम का इस्तेमाल करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाता है। तो आप लोग प्राकृतिक विधि समझ गए कि इसमें दोनों की भागीदारी है, नर के द्वारा निरोधक का इस्तेमाल और महिला के द्वारा डायफ्राम का इस्तेमाल करके जनसंख्या पर क्या पाया जाता है, नियंत्रण पाया जाता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न बन रहे होंगे कि सर निरोधक क्या होता है और डायफ्राम क्या होता है। तो यानी जो है ना, डायफ्राम यह भी एक प्रकार की यानी जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे महिला जो है जब शारीरिक संबंध की क्रिया करता है बाबू, तो यानी जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी जो है इस प्रकार से महिला का यानी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है ना ये जो होता है बाबू हम लोग का योनि, इसमें आप डायफ्राम को सेट कर लेती है और उसके बाद शारीरिक संबंध को अपनाती है। तो शारीरिक संबंध अपना लेने के बाद, स्थलन की क्रिया कर लेने के बाद यानी जो है उसे फिर बाहर उसे फेंक देते हैं। तो यानी जो है इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से पुरुष में क्या होता है, निरोधक। तो निरोधक भी होता है ये रबड़ या लैक्टस का बना बैलून नुमा संरचना होता है, जिसे पुरुष अपने
उत्तेजित लिंग के ऊपर यानी जो है इसे चढ़ा लेता है। ये बैलून नुमा बना होता है और इसको चढ़ा करके अब शारीरिक संबंध की क्रिया कर लेता है। कर लेने के बाद इससे जो पेनिस से जो वीर्य निकलता है यही यहाँ पर निरोधक में जमा हो जाता है और निरोधक में जमा हो जाता है, जिसके कारण महिला के जननांग तक नहीं पहुंच पाता है और शारीरिक संबंध की क्रिया हो भी जाता है और यानी जो है महिला प्रेग्नेंट भी नहीं होती है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया रुक जाती है और निषेचन की क्रिया रुक जाती है तो जनसंख्या पर नियंत्रण भी पा लेते हैं। तो यानी जो है आप लोग समझ गए निरोधक के बारे में। किसके बारे में? निरोधक के बारे में। निरोधक क्या था? ये रबड़ या लैक्टेस का बना बैलूनुमा संरचना होता है। इसको एक बार थोड़ा सा हम शॉर्ट लाइन में हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक विधि में हम लोग पढ़े, प्राकृतिक विधि में, तब प्राकृतिक विधि में क्या क्या पढ़े? प्राकृतिक विधि में हम लोग पढ़े कि सर एक होता है निरोधक, इसमें दोनों की भागीदारी होती है, इसमें दोनों की भागीदारी होती है, एक निरोधक का इस्तेमाल करके और दूसरा डायफ्राम का इस्तेमाल करके। किस करे बाबू? डायफ्राम का इस्तेमाल करके। तो निरोधक क्या होता है? तो ये दोनों रबड़ का बना होता है। दोनों किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। ये डायफ्राम जो होता है ये फीमेल इस्तेमाल करती है और निरोधक जो है कौन करता है? यानी जो है मेल उपयोग करता है। अब ये दोनों कब करता है? जब संबंध को अपना रहा होता है तब। तो संबंध को अपनाने के क्रम में क्या करता भाई? तो निरोधक रबड़ का बनना बैलूनुमा संरचना होता है बाबू, जिसे यानी जो है पुरुष अपने उत्तेजित लिंग के ऊपर इसे कवर कर लेता है, जिससे निषेचन की क्रिया रुक जाती है। तो ये निरोधक था। दूसरा क्या था? डायफ्राम। इससे महिला यानी शारीरिक संबंध कर रही होती है तो उस समय इसे जो है उंगली की सहायता से यानी जो इसे सेट कर लेती है और जनन की क्रिया करती है। तो करने से निषेचन की क्रिया रुक जाती है और यानी जो है जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेती है। अगला बात आता है रासायनिक विधि। कौन विधि बच्चा? रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि होता क्या है? इसको जो है बाबू रासायनिक विधि, कौन विधि? रासायनिक विधि। तो कहता है ना कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा क्या बोलेंगे? इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए, क्या बोल रहे हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए सिर्फ महिला की भागीदारी होती है। किसकी भागीदारी होती है? महिला की भागीदारी होती है। रासायनिक विधि में सिर्फ जो है कौन भागीदारी होगी? महिला भागीदारी होगी। पुरुष का भागीदारी इतना ही है कि बाजार से यानी जो विभिन्न प्रकार के हार्मोनिक दवाइयों को ला करके महिला को दे देना। अब जो है महिला उसे समय अनुसार अकॉर्डिंग डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार वो महिला यानी जो है दवा को खा करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाती है। जैसे कहने का मतलब संबंध को अपना लिया और संबंध को अपना लेने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई। अब वो भी चाह रही है क्या? कि हमको जनसंख्या बढ़ाना नहीं है। तो जनसंख्या बढ़ाना नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग का प्राकृतिक विधि पर कंट्रोल नहीं हो पाया तो अभी रासायनिक विधि बच रहा है। तो रासायनिक विधि में क्या करना है? रासायनिक विधि में हम लोगों को करना है कि यानी जो है महिला इसमें क्या करती है कि महिला विभिन्न प्रकार के हार्मोनिक दवाएं, जैसे माला डी होता है, आप लोग का सहेली होता है, विभिन्न प्रकार के अब ना जाने आप सराएं हो जाती है, एडवांटेड किट, ये सब विभिन्न प्रकार की दवा आ जाती है। ये सब दवा को खा करके बच्चा को यानी जो है ये सब दवा कब खाना है? यानी संबंध अपनाए है तो यानी जो है 90 दिन के अंदर अर्थात 3 माह के अंदर ये सब हार्मोनिक दवाइयों के इस्तेमाल करके आप जो है यानी जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेंगे। यदि आप 3 मंथ के बाद करते हैं बाबू तो यानी जो है वो क्या होगा? वो बच्चा तो मर ही जाएगा अंदर, वो बच्चा तो ग्रोथमेंट तो उसका रुक ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो महिला के गर्भ में वो बच्चा मरा, साथ साथ महिला के शरीर भी क्या हो जाएगा? संदूषित हो जाएगा, महिला भी मृत्यु की ओर चली जाएगी। तो देखिए क्या है, ये हम लोगों का रासायनिक विधि था। तो इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या बोल रहे हैं? इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए सिर्फ महिला की भागीदारी होती है। सिर्फ किसकी भागीदारी होती है? महिला की भागीदारी होती है, और जिसमें महिला विभिन्न प्रकार के हार्मोनिक दवाइयां को खाकर जनसंख्या पर क्या पाती है? नियंत्रण पाती है। अगला बात आता है बाबू आप लोग के बीच में, यानी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल विधि। कौन विधि? सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि क्या
होता है, तो सर्जिकल विधि में भी इसमें दोनों की भागीदारी होती है, नर के भी और मादा के भी, नर के भी और किसका बाबू, मादा का भी। तो इसमें क्या किया जाता है, जिस शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा, देखिए क्या है सर्जिकल विधि। तो कहेंगे ना, परिभाषा पूछेगा आप लोगों का कि सर्जिकल विधि क्या है, तो कहेंगे कि इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए, इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या किया जाता है, नर को यानी जो है नर नसबंदी किया जाता है। क्या किया जाता है, नर नसबंदी। क्या करते हैं बाबू, नर नसबंदी तथा मादा को मादा नसबंदी करके क्या किया जाता है, यानी जो है क्या करते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण पाते हैं। अब कहोगे कि आंसर नर नसबंदी क्या होता है और मादा नसबंदी क्या होता है, तो यानी जो है इसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं बाबू जनसंख्या पर नियंत्रण। तो जनसंख्या पर नियंत्रण कितने प्रकार से कर रहे हैं, 5 प्रकार से। पहला क्या पढ़े थे आप लोग, यानी जो आप लोग को बताए थे क्या, प्राकृतिक विधि। दूसरा क्या बताए, रासायनिक विधि। तीसरा क्या बता रहे हैं, यानी जो है सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि में क्या है, दोनों की भागीदारी है। अब इसको देखिए क्या है, ये नर नसबंदी क्या होता है, मादा नसबंदी क्या होता है। तो देखिए हम दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, यानी जो है नर नसबंदी और मादा नसबंदी। देखिए इसमें जो है अब हम लोग पढ़ेंगे नर नसबंदी और मादा नसबंदी के बारे में। इसमें क्या किया जाता है बाबू, इसमें किया जाता है ना कि नर के शुक्रवाहिका नली को काटा जाता है। क्या किया जाता है, शुक्रवाहिका नली को काटा जाता है। ये देखिए ये आप लोग का जो है ना, ये देखिए शुक्राणु निकल रहा है, क्योंकि वृषण है और यही वृषण से क्या निकलता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु यहाँ से निकला और यहाँ जा करके ऐसे ऐसे जा करके कहाँ आता है, पेनिस में। कहाँ आता है, पेनिस में। और ये पेनिस जो है मादा के यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास यानी जो है जा करके एडजस्ट होता है। तो क्या करते हैं, इसमें जो है ना शुक्रवाहिका नली को काट कर यानी शल्य क्रिया के द्वारा इसे काट कर धागे से बांध दिया जाता है। धागे से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे यहां से अब देखिए ये शुक्राणु जो है यहां नहीं जाएगा। इधर भी देखिए, इधर भी आप लोग का ये वृषण है, क्योंकि वृषण एक जोड़ा होता है। और ये जो है शुक्रवाहिनी नली है। शुक्रवाहिनी नली क्या है कि जिसके द्वारा शुक्राणु का क्या होता है, शुक्राणु का प्रवाह होता है जिस नली के द्वारा। तो शुक्रवाहिका नली को काट दिए और काट करके क्या कर दिए, धागे से बांध दिए, जिससे जो है शुक्राणु अब यहां नहीं जाएगा, निषेचन की क्रिया रुक जाएगा। और जब निषेचन रुक जाएगा तो जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेंगे। तो अब बात आती है इसी प्रकार से महिला में भी होता है, क्योंकि महिला का ये अंडाशय जो देख रहे हो, ओवरी देख रहे हो, ये अंडाशय जो है, अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु। क्या निकलता है, अंडाणु। और ये अंडाणु जो है फैलोपियन नली से होते हुए जाता है यहाँ फैलोपियन नली में। अब फैलोपियन नली को इसको क्या करते हैं, यहाँ फैलोपियन नली को काटा जाता है, यानी अंडवाहिनी नली को क्या करते हैं, काट देते हैं। और काट करके क्या किया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए, ये शुक्रवाहिका नली को या सॉरी अंडवाहिनी नली को क्या किया गया है, काटा गया है और काट करके धागा से बांध दिया गया है, कि ताकि जो है यहाँ ये अंडाशय से जो है, अंडाशय से अंडाणु ना जा सके यहाँ। क्योंकि यहाँ से जब पेनिस प्रवेश किया तो पेनिस से यहाँ से शुक्राणु जाएगा और शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पर मिलता है फैलोपियन नली में, और ये फैलोपियन नली को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो यहाँ से अंडाणु नहीं गया और इधर से शुक्राणु भी नहीं जा पाया। तो यानी जो है दोनों का क्या हुआ, निषेचन की क्रिया रुक गया। अब जब निषेचन की क्रिया रुक गया बाबू, तो जनसंख्या पर तो नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यानी जो है आप लोग समझ गए होंगे सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि में क्या है, इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नर के शुक्रवाहिनी नली को काटकर तथा मादा के अंडवाहिनी नली को काटकर धागे से बांध करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाता है। तो नर के शुक्रवाहिनी नली को काटना ही क्या कहलाता है, नर नसबंदी। क्या कहलाता है, नर नसबंदी कहलाता
जाता है। और आप लोगों का क्या होता है बाबू, जब मादा के शुक्रवाहिका नली को काटते हैं तो यानी जो है उसको हम लोग बोलते हैं मादा नसबंदी। क्या बोलते हैं, मादा नसबंदी बोलते हैं। तो ये था हम लोगों का शल्य क्रिया। कौन क्रिया, शल्य क्रिया। अब बात आगे आती है कॉपर टी के द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर टी के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, कॉपर टी क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉपर टी पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपर टी में होता क्या है बाबू, तो कॉपर टी में हम लोग कैसे पाएंगे जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसमें जो है ना बाबू, शल्य क्रिया के द्वारा ही यानी ऑपरेशन क्रिया के द्वारा ही महिला के यानी जो है इसे गर्भाशय में सेट किया जाता है। देखिए हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये जो है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इस प्रकार से होते हैं। ये देखिए, ये जो हुआ बाबू आप लोग का ये फाइलोपियन नली है, ये आप लोग का अंडाशय है, ये आप लोग जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं योनि बोलते हैं। अब क्या होता है बाबू, कॉपर टी में ये जो देख रहे हो ये गर्भाशय है। यहाँ पर कॉपर टी को यानी कॉपर टी का संरचना कैसा होता है, तो उसका बनावट होता है कॉपर का। किसका बाबू, कॉपर का तथा प्लास्टिक का। ये किससे बना होता है, कॉपर टी किसका बना होता है, तो कॉपर का और किसका बाबू, प्लास्टिक का बना कैपिटल टी नुमा संरचना होता है। और यहाँ पर जो है ना ये ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग का कॉपर लपेटा हुआ रहता है। क्या लपेटा हुआ रहता है, कॉपर लपेटा हुआ रहता है। और इसको सेट कहाँ किया जाता है, गर्भाशय में। अब देखिए इसको ऐसे करके सेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। तो अब जो है देखो यहाँ पर फैलोपियन नली की दीवार को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। और यहाँ से ये वाला रास्ता को, आगे वाला भी रास्ता को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जिससे जो है निषेचन की क्रिया क्या हो गया, रुक गया। जिससे क्या हुआ, निषेचन की क्रिया रुक गया। तो कॉपर टी के द्वारा कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण पाएंगे, तो कह देंगे बाबू कॉपर टी के द्वारा कैसे करते हैं। तो इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए, इस विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करते हैं, शल्य क्रिया के द्वारा महिला के गर्भाशय में कैपिटल टी नुमा संरचना को सेट किया जाता है। हाँ इसमें एक बात है, महिला इंडिपेंडेंस है, इसे जब इच्छा है तो यानी जो है इसे सेट करवा सकती है, और नहीं तो इसे बाहर भी कर सकती है। यदि मान लिया जाए अभी यानी जो हम बच्चे को जन्म दिए, तो बच्चे को जन्म दे दिए, उसके बाद जो है अब हमको इच्छा है यानी जो है दंपति का इच्छा होता है, नर मादा का इच्छा होता है कि हम संतान को नहीं जन्म दें, तो इसे जो है कॉपर्टी को सेट करवा सकते हैं। और यदि फिर बाद में कहीं इच्छा हो गया कि नहीं हम भी जो है अब संतान को अब जन्म दें, हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो यानी जो है उसे इसे हटा भी सकते हैं। तो यानी अब कहने का मतलब इसको सेट कर दिया, तो यहाँ फैलोपियन नली को क्या हो गया, रुक गया। ये दोनों तरफ से फैलोपियन नली क्या हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ पर बात रहा है अब इधर से, तो इधर से भी यानी जो यहाँ पेनिस जो प्रवेश किया तो यही वाला नली को तो बंद न कर दिया है, तो अब निषेचन क्या हो गया, रुक गया। तो कॉपर टी समझ गए, कॉपर टी द्वारा कैसे होता है, तो कॉपर टी जो होता है शल्य क्रिया के द्वारा कैपिटल टी नुमा संरचना को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, जिससे फैलोपियन की और यानी जो है ये जो ग्रीवा जो ये सॉरी यहाँ पर जो देख रहे हैं योनि, योनि की भी रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया रुक जाता है। अब बात आगे आती है सामाजिक विधि। कौन विधि है बाबू, सामाजिक विधि। तो सामाजिक विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो सामाजिक विधि के द्वारा क्या होता है इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। सामाजिक विधि के द्वारा हम कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण पाएंगे, तो कहता है ना कि गांव ग्राम तथा मोहल्ले के लोगों को एकत्रित कर देना है। क्या करना है, एकत्रित करना है, और एकत्रित करके लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं को बताकर, बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होता है, समस्याओं को बताकर उससे यानी जो है बचाव पाना ही हम लोगों का क्या कहलाता है, जनसंख्या नियंत्रण, यानी जो है कौन विधि के द्वारा, सामाजिक विधि के द्वारा। तो कहेंगे कि जब यानी जो है गांव ग्राम तथा मोहल्ले के लोगों को एकत्रित करके यानी जो है जनन संबंधित पहलुओं को बता करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विधि। कौन विधि कहलाता है, सामाजिक
विधि कहलाता है, यानी जो सोशल मेथड कहलाता है। तो कहने का मतलब अभी हम लोग जानने का काम क्या किए बाबू, जनसंख्या पर नियंत्रण। तो पहला जनसंख्या पर नियंत्रण क्या पढ़े थे, प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि आप लोग बताइए, प्राकृतिक विधि के द्वारा यानी जो है नर और मादा दोनों का, नर के द्वारा क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो नर के द्वारा निरोधक का इस्तेमाल और महिला के द्वारा डायफ्राम का इस्तेमाल। तो ये प्राकृतिक विधि था। रासायनिक विधि में क्या था कि रासायनिक विधि में महिला जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोनिक दवाइयों को खा करके जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेती है। और तीसरा क्या था बाबू, तीसरा था आप लोग का यानी जो है शल्य क्रिया, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। तो ऑपरेशन में क्या हो रहा था कि नर यानी जो है शुक्रवाहिनी नली को काटकर धागे से बांधा जाता था, और यानी जो है मादा नसबंदी में महिलाओं के अंडवाहिनी नली को काट करके बांध करके जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया जाता था। तो उसे हम लोग मादा नसबंदी कहते थे। क्या कहते थे, मादा नसबंदी कहते थे। अब बात आगे आ रही थी कॉपर टी। तो कॉपर टी में भी क्या था बच्चा, कॉपर टी में, तो कॉपर टी में क्या था, यानी ये कैपिटल टी नुमा बना हुआ संरचना होता है, जिसे महिला के कहां बाबू, गर्भाशय में सेट कर दिया जाता है, और सेट कर लेने के बाद निषेचन की क्रिया रुक जाती है। तो ये कौन विधि कहलाता है, कौन विधि कहलाता है, कॉपर टी विधि। उसके बाद सामाजिक विधि था। तो सामाजिक विधि के द्वारा कैसे पाएंगे, तो सामाजिक विधि के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या होता है ना कि गांव ग्राम तथा मोहल्ले के लोगों को एकत्रित करके और जो बढ़ती हुई जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे बता करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाना, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने की क्रिया को क्या उनसे विधि कहते हैं, सामाजिक विधि। अब बात आगे आ रही है, हम लोग पढ़ेंगे यानी जो है यौन संचरित रोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यौन संचरित रोग के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है जनन स्वास्थ्य, उसके बाद क्या पढ़ा, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण के प्रकार से यानी जो है 5 प्रकार से। पहला क्या पढ़े थे, प्राकृतिक विधि, दूसरा क्या पढ़े थे, रासायनिक विधि, तीसरा क्या पढ़े थे, सर्जिकल विधि, चौथा क्या पढ़े थे, कॉपर टी विधि, और पांचवा क्या पढ़े थे, सामाजिक जागरूकता विधि। अब अगले की टॉपिक है यौन संचरित रोग क्या है। तो यौन संचरित रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यौन संचरित रोग किसे कहते हैं, तो परिभाषा कहता है जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले, क्या बोलेंगे बच्चे, जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वैसा रोग जो यानी जो है शारीरिक संबंध की क्रिया करने से, शारीरिक संबंध की क्रिया करने से यानी जो है जनन संबंधी यानी जो है बीमारियों को ही हम लोग क्या करते हैं, यानी जो है वो जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम यौन संचरित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, यौन संचरित रोग कहते हैं, यानी जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वैसा रोग जो किसके द्वारा, जनन की क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी यौन संचरित रोग। और यौन संचरित रोग जो होते हैं बाबू निम्नलिखित कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे एड्स होता है, क्या होता है, एड्स होता है, और क्या होता है, गोनेरिया, जिसको हम लोग एक भाषा में बोलते हैं सुजाक भी बोलते हैं, गोनेरिया है। उसके बाद आप लोग का सिफिलिस है, क्या है बच्चा, सिफिलिस है। उसके बाद आप लोग का क्या है, उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे यानी जो है हर्पिक सिप्लेक्स, सेकंड वायरस के द्वारा आप लोग का क्या हो रहा था, हर्पिस रोग हो रहा था, क्या हो रहा था, हर्पिस रोग हो रहा था, यानी जो है हर्पिस रोग। तो यानी जो है इस विभिन्न प्रकार के आप लोग का रोग है। तो ये रोगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यानी जो है यौन संचरित रोग का डिफिनेशन तो आप लोग जान गए, यौन संचरित रोग किसे कहते हैं, तो जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वैसा रोग जो जनन की क्रिया करने से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौन संचरित रोग कहते हैं। और यौन संचरित रोग निम्नलिखित कुछ इस प्रकार से हैं, पहला आप लोग का एड्स है, दूसरा आपका गोनेरिया है, तीसरा आपका सिफिलिस है, और चौथा आपका क्या है, हर्पिस है। ये सब रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एड्स है, क्या है बच्चा, एड्स है। तो एड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बताइए एड्स रोग क्या है। तो एड्स रोग के बारे में, तो ये कैसा रोग है बाबू, तो ये जो है एक प्रकार के यौन संचरित रोग है। कैसा रोग है, यौन संचरित रोग होता है। और ये जानते हो किसके द्वारा होता है, HIV वायरस, किसके द्वारा, HIV द्वारा, HIV
भी के द्वारा होता है। HIV वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये उत्पन्न होता है। और इससे जो उत्पन्न जो यानी जो है मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलता है, जो आप लोग के लक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे जो है आप लोग के यानी जो है एड्स रोग से ग्रसित व्यक्तियों को एलिसा जांच किया जाता है। कौन सी जांच किया जाता है? एलिसा जांच किया जाता है। और प्रत्येक 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एड्स रोग क्या है? तो यह जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले कैसा रोग है? यौन संचारित रोग। आइए कौन से वायरस के द्वारा? तो HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। इससे जो है ना बाबू उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का लक्षण विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे कहने का मतलब लक्षण जो होता है ना बाबू एड्स रोग के, तो यानी जो है शरीर का रंग दिन प्रतिदिन जो होता है ना पीला तथा काला हो जाता है। तो पहला लक्षण क्या मिला एड्स का? पीला तथा काला होना। यानी शरीर का रंग क्या होता है? पीला तथा काला होना। आप कहोगे कि हैं सर यानी कब पीला होता है और कब काला होता है? तो पीला, ध्यान से सुनिए, जब एड्स रोग प्रथम स्टेज में रहता है ना तो उसका शरीर का रंग यानी जो है पीला होता है। तो इसी को कोई कोई कहता ना कि यार हम बहुत गोर हो गए। अरे गोर नहीं हुए हो, तुम जो है एड्स रोग से ग्रसित हो गए हो। और यानी जो है शरीर का पीला रंग आप लोग पढ़े होंगे, जॉन्डिस रोग में पढ़ते होंगे। तो यानी जॉन्डिस भी किसी का होता है ना तो उसका शरीर का रंग पीला हो जाता है। तो वैसे ही आप लोग का एड्स रोग में भी होता है। एड्स रोग में शरीर का रंग पीला, और जब अंतिम चरण में एड्स जाता है तब आप लोग का यानी जो शरीर का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो पहला लक्षण देख चुके कौची रे बाबू, शरीर का रंग पीला होना तथा क्या होना? काला होना। अब देखिए एड्स रोग से यानी जो है ग्रसित व्यक्ति जो होता है ना उसको ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा। क्या उत्पन्न होता है? ज्यादा चिड़चिड़ापन। ना देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को यह कर देता है तो बहुत जल्दी गुस्सा जाता है। तो यानी वो लक्षण आप लोग का किसका है? एड्स का। तो यानी जो है चिड़चिड़ापन महसूस होना। क्या होना बाबू? चिड़चिड़ापन महसूस होना। और तीसरा लक्षण क्या है जानते हो? एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है ना उसको जो है कमजोरी, वीकनेस, हर हमेशा यानी जो इस प्रकार से रहेगा, उसको बहुत कमजोरी आ जाता है। और कमजोरी क्यों होता है? तो यानी जो है कमजोरी होना। क्या उत्पन्न होना? कमजोरी उत्पन्न होना। तीसरा, चौथा क्या कहता है? चौथा, तो चौथा में कहता है ना कि यानी जो उसका भूख मर जाता है ना। देखो कि यानी जो कोई कोई व्यक्ति को कहते होंगे अरे खा लो है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, यानी जो उसका भूख मर जाता है। और जब भूख मर जाएगा तो कमजोरी नहीं होगा, और कमजोरी हो जाएगा तो यानी पेट में दर्द उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सब किसका लक्षण है रे बाबू? एड्स रोग का। किसका लक्षण है? एड्स रोग का। लेकिन एड्स रोग का मुख्य लक्षण के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे पानी थोड़ा पी लेते हैं। चलिए बच्चा थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया था। देखिए क्या है, हम लोग बात कर रहे थे एड्स रोग के बारे में। तो एड्स रोग का मुख्य लक्षण है रे बाबू यानी शरीर का रंग पीला तथा काला हो जाना और चिड़चिड़ापन महसूस होना। और बहुत सारे लक्षण है तो उसको यानी जो है कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द बना रहना और यानी भूख मिट जाना, ये सब आपका किसका लक्षण है? एड्स रोग का लक्षण है। लेकिन ये भी जो है ना संक्रमण रोग है, संक्रमित कर देता है। जैसे कहने का मतलब ये कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जा रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये लक्षण तो देख लिए, अब देखेंगे आगे संक्रमण यानी एड्स रोग का संक्रमण कैसे हो रहा है। तो यानी जो है ना एड्स रोग का संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। कौन रोग के बारे में? एड्स रोग का संक्रमण यानी कैसे फैल रहा है। आम बोलचाल में इसको हम लोग बोलते हैं यानी फैलना। कैसे एड्स रोग फैल रहा है? तो देखिए पहला होता है कि असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से।
असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से। यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, महिला, मेल, और एड्स रोग से ग्रसित है और ये विदाउट सेफ्टी के साथ ये फीमेल के साथ क्या कर रहा है, शारीरिक संबंध को अपना रहा है, तो यानी जो है इस मेल का जो कीटाणु जो था कहाँ गया, फीमेल में, तो यानी जो इसका कीटाणु संक्रमित था तो इसके शरीर में गया, तो ये भी तो संक्रमित न हो जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण क्या, सबसे पहले संक्रमण क्या हुआ, असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से, असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से। तो इसको जो है हम लिखने का काम करते हैं। पहला लक्षण क्या है रे बाबू, असुरक्षित असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से। चलिए दूसरा कहता है ना कि संक्रमित नीडलों के इस्तेमाल करने से, संक्रमित नीडलों के इस्तेमाल करने से। यदि मान लिया जाए डॉक्टर साहब क्या होते हैं कि इंजेक्शन से इंजेक्ट किए कोई व्यक्ति का, यानी यहाँ पर दो व्यक्ति है, राम और एक है श्याम, तो यानी जो है राम एड्स रोग से ग्रसित है। राम कौन रोग से ग्रसित है, एड्स रोग से ग्रसित है, और जोन इंजेक्शन यानी राम के शरीर में दिए और वही इंजेक्शन जो है ना पुनः कहाँ दे, किसके शरीर में, यानी जो है श्याम के शरीर को दे दिए, तो यानी जो वो निडिल तो संक्रमित हो गया था। तो यानी संक्रमित निडिलों के इस्तेमाल करने से, संक्रमित निडिलों के इस्तेमाल करने से। अब जो है ना बाबू, यदि राम ग्रसित था तो यानी निडिल को बदल करके इनको देना चाहिए था श्याम को, लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब क्या किए, वो वही निडिल निकाले और फोड़े और यानी जो है घींचे दवाई, और दवाई घींच करके राम को भोग दिए। अब दूसरा बारी आया श्याम का, तो श्याम को भी फट से वही सिरिंज से, वही निडिल से यानी जो है श्याम को भी दे दिए, तो इसका कीटाणु इसमें चला गया, अब जो है श्याम भी ग्रसित हो गया, तो ऐसे क्या हो गया, फैल गया, तो ये फैल जाता है। अब तो है, तो दूसरा क्या हुआ बाबू, दूसरा कैसे फैला, यानी जो है संक्रमित निडलों के इस्तेमाल करने से, संक्रमित नीडलों के इस्तेमाल करने से, नीडलों के इस्तेमाल करने से। ये हम आप लोग को बता रहे हैं बाबू एड्स रोग का संक्रमण। तो दो चीज तो देख ली है, पहला देखे क्या, सुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से, दूसरा संक्रमित नीडलों के इस्तेमाल करने से। अब तीसरा होता है, तीसरा बाबू स्तनपान कराने से। क्या कराने से, स्तनपान, स्तनपान कराने से, यानी असुरक्षित स्तनपान कराने से। मान लिया जाए कोई महिला एड्स रोग से ग्रसित है और उसका बच्चा यानी जो है उसका स्तनपान कर लेता है, यानी माँ जो है दूध पिला देती है, तो यानी उसका कीटाणु जो उसके शरीर में चले गया, तो यानी जो स्तनपान कराने से भी कौन सा रोग फैलेगा, एड्स रोग फैलेगा। तीसरा कहता है बाबू चौथा संक्रमित रेजर ब्लेडों को इस्तेमाल करने से, संक्रमित रेजर ब्लेड को इस्तेमाल करने से, ब्लेड को क्या करने से, इस्तेमाल करने से, क्या करने से, इस्तेमाल करने से। अब कहोगे क्या है सर इससे कैसे होगा, इसको भी समझाइए, तो समझाते हैं, ध्यान से समझिए। संक्रमित रेजर ब्लेड, मान लिया जाए नाई के पास हम गए और हम जो है एड्स रोग से ग्रसित हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति गया और वही जिस रेजर ब्लेड से हमारा सेविंग किया वही रेजर ब्लेड ना उसको धोया, ना उसको बढ़िया से साफ किया, ना रेजर ब्लेड को बदला, और वही रेजर ब्लेड यानी जो है दूसरे के शरीर में लगा दिया, तो वो भी व्यक्ति क्या हो गया, एड्स रोग से संक्रमण। हमारा कीटाणु यानी जो है पहले के जमाना क्या था बाबू, क्या दतिया किचन अस्तूरवा लगा देता था, और वही अस्तूरवा यानी जो दूसरा के गलिया में लगा दे करके यानी जो उसको भी बना दिया जाता था। और अब तो यानी जो है स्ट्रीमर आ गया है कि इसको चेंज किया तो यानी दूसरा व्यक्ति क्या, तो दूसरा चेंज करके लगाओ, तीसरा को करना तो तीसरा के चेंज करके लगाते थे। लेकिन यानी पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले के समय में था कि यानी एक ही अस्तूरा से होकर दादा बना रहा था, तो होकर बेटा भी पोता भी सब बना रहा है वही अस्तूरा से, पकड़ करके दीवार में पजा रहा है अस्तूरा, इस प्रकार से दाढ़ी बनाया जाता था। तो दाढ़ी बनाने का यानी जो है संक्रमित रेजर ब्लेड, क्योंकि वो हमको किया, हम तो एड्स रोग से ग्रसित थे, और यही
रेजर ब्लेड से जो है दूसरों को भी सेविंग कर दिया, तो हमारा कीटाणु उसके शरीर में गया, तो यानी जो है संक्रमित रेजर ब्लेड से क्या हो गया, एड्स रोग फैल गया। उसके बाद क्या कहता है बाबू हम लोग का, यानी जो है पांचवा क्या कहता है, संक्रमित व्यक्तियों के जूठे पेय पदार्थ। क्या होता है ना कि हम लोग जब बचपना जरी को रहते हैं ना, तो हम लोग रोते धोते रहते हैं, तो मम्मी पापा यानी जो है खाते रहते हैं, मान लीजिए एप्पल खा रहे हैं, तो खाते खाते क्या करते हैं, यानी हम रोने लगे, हमको भी एप्पल का डिमांड होने लगा, तो दातिया से काट करके और दे देते हैं। तो यानी जो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या जाने आपका शरीर का कीटाणु क्या है, वो बच्चा के शरीर में कीटाणु जाएगा तो उसके शरीर में क्या इन्फेक्शन पहुंचाएगा, इसको तो आप नहीं जान रहे हैं। तो जूठा भोज्य पदार्थ को किसी को ग्रहण करना नहीं चाहिए, खास करके दांत से काट करके यानी जो किसी को नहीं देना चाहिए। तो यानी जो है यदि हम यानी एप्पल खा रहे हैं और हम एड्स रोग से ग्रसित हैं और ये खा करके और किसी दूसरे को दे दिए, तो यानी जो हमारा दांत का कीटाणु उसके एप्पल में गया और एप्पल को खा लिया कौन, बच्चा, तो यानी जो वो भी क्या हो गया, एड्स रोग से ग्रसित हो गया। तो यानी संक्रमित व्यक्तियों के जूठे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से, संक्रमित व्यक्तियों के क्या करने से बाबू, संक्रमित व्यक्तियों के जूठे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से। और पेय पदार्थ भी बाबू, यानी जो है पानी को हम पिए और वही पानी यानी जो है कोई दूसरा को पिला दिए, तो वो पानी में भी तो हमारा शरीर का कीटाणु उसमें गया ना, और वो कीटाणु फिर क्या है, वो पानी कोई दूसरा कोई पी लेगा, तो पानी में तो कीटाणु मेरा था और वो कीटाणु उसके शरीर में चल जाएगा। तो यानी संक्रमित भोज्य पदार्थ और कौन पदार्थ बाबू, पेय पदार्थ को करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो यानी जो ये 5 को देख रहे थे और विभिन्न प्रकार के संक्रमण है, तो यानी जो है 5 को मेन पॉइंट हम लोग देख लिए। पहला क्या देखे बाबू, असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से। दूसरा क्या देखे, संक्रमित नीडलों के इस्तेमाल करने से। चौथा क्या देखे, तीसरा देखे हम लोग स्तनपान कराने से। और चौथा क्या देखे, संक्रमित रेजर ब्लेडों को इस्तेमाल करने से। पांचवा क्या देखे, संक्रमित व्यक्तियों के झूठे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से। अब बात आगे आती है, हम लोग ध्यान से समझिएगा अब क्या है। तो एड्स रोग के बारे में फिर से एक बार शॉर्ट जानकारी दे देते हैं। एड्स रोग का संक्रमण था, अब एड्स रोग से हम बचना चाहेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। ज्यादा काहे हम लोग को परिभाषा यह करना है, साफ शब्द में यदि आप लोग को आ जाएगा कि किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के बारे में लिखें, तो यानी जब पहला क्या हो गया एड्स, दूसरा क्या बताने वाले हैं हम, गोनेरिया। तो यानी जो है एड्स ये है ना, तो एड्स रोग का क्या लिखना है, एड्स रोग कैसा रोग है, तो यौन संचारित रोग है। और ये यानी जो है इसका कौन वायरस के द्वारा हो रहा है, तो ये जो है HIV वायरस के द्वारा हो रहा है। और HIV वायरस के द्वारा हो रहा है तो व्यक्ति को ग्रसित लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण भी आप लोग को बता दिए थे, शरीर का रंग पीला तथा काला होना, यानी जो है दिन प्रतिदिन शरीर का वजन घटते जाना, यानी और कमजोरी महसूस होना, भूख मिट जाना, पेट में दर्द बना रहना, ये सब किसका लक्षण है, एड्स रोग का लक्षण है। खास करके इसका मुख्य लक्षण है शरीर का रंग पीला और क्या होना, काला होना। अब बात आगे आती है, इसमें जो है ना शरीर का यानी तापमान हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, शरीर का तापमान क्या रहेगा, हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, कभी कम होने का नाम नहीं लेगा। तो यानी ये बात अब आगे आ रही है क्या, कि इसमें हम लोग समझेंगे संक्रमण। तो संक्रमण कैसे हो रहा था, असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया करने से। दूसरा संक्रमित निडलों के इस्तेमाल करने से। तीसरा स्तनपान कराने से। चौथा आप लोग का संक्रमित व्यक्तियों के यानी जो झूठे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से और संक्रमित रेजर ब्लेडों के इस्तेमाल करने से। इस प्रकार से संक्रमण हो रहा था। और यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो यानी जो हम किससे बच जाएंगे, एड्स रोग से बच जाएंगे। तो यानी जो है ये सब ना करेंगे तो बचाव, ये सब करेंगे तो हम एड्स रोग से ग्रसित हो जाएंगे। लक्षण भी बताए दिए, तो फाइनली आप लोग एड्स रोग के बारे में जान चुके, लक्षण भी हम बता दिए और आपका क्या बताए बाबू, संक्रमण यानी फैलाव कैसे फैल रहा है, और बचाव ये सब ना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बचाव। और एड्स रोग से ग्रसित व्यक्तियों के क्या जांच किया जाता है, एलिसा जांच किया जाता है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एलिसा जांच निम्नलिखित किस रोग के यानी जो है निरीक्षण के लिए किया जाता है, तो यानी आप लोग ऑप्शन में आएगा एड्स, तो एड्स टिक आउट कीजिएगा। अब बात आगे आ रही है गोनेरिया रोग। कौन रोग बाबू, गोनेरिया रोग। गोनेरिया रोग पर चर्चा करेंगे। गोनेरिया यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू सुजाक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सुजाक। तो बताओ
पहला लाइन गोनेरिया रोग के बारे में आप लोग को लिखने के लिए आएगा 2 नंबर में, तो क्या लिखिएगा? सबसे पहले ये कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है? यौन संचारित। तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया कि अजीबों के शरीर में उत्पन्न होने वाले एक प्रकार के यौन संचारित संक्रामक रोग होता है, जिससे यानी जो है कौन वायरस के द्वारा हो रहा है बाबू? तो निसेरिया गोनेरिया वायरस। कौन वायरस? निसेरिया गोनेरिया के द्वारा। कौन, किसके द्वारा? निसेरिया गोनेरिया के द्वारा होता है। और इस व्यक्ति के ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं ना, उसका शरीर में यानी जो है जननांग में यानी जो है जलन उत्पन्न होता है, यानी मूत्र त्याग करते समय यानी जो है जलन, जननांगों पर जलन उत्पन्न होगा, मूत्र मार्ग में जलन उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये गोनेरिया रोग का लक्षण है। तो गोनेरिया रोग कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है? यौन संचारित। शॉर्ट में समझाते हैं और आप लोग को हम परिभाषा बोल ही रहे हैं, यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है बाबू? यौन संचारित रोग। यौन संचारित तो है ये है। अब ये यानी किससे फैल रहा है? तो निसेरिया गोनेरिया। किससे फैल रहा है? निसेरिया गोनेरिया। निसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से फैल रहा है। निसेरिया गोनेरिया नामक किससे बाबू? जीवाणु से ये फैल रहा है। अब जो है इस व्यक्ति से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है? इस रोग से जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसको क्या होता है? इस रोग से जब ग्रसित रहेगा ना, तो जननांग में यानी क्या हो जाएंगे? जलन उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? जलन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? मूत्र त्याग करते समय जलन उत्पन्न होता है। जलन उत्पन्न होता है। तो यानी जो है ये था आप लोग का गोनेरिया रोग। तो साफ फाइनली अगर जो इसको परिभाषित करने की बात आएगा कि गोनेरिया रोग क्या है, तो परिभाषा बोलना है कि यह जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले एक प्रकार के यौन संचारित संक्रामक रोग होता है, जो यानी जो है निसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग से ग्रसित मनुष्य के जननांग में जलन उत्पन्न होता है। और कुछ नहीं लिखना है, 2 नंबर में आता है, इतना ही लिखना है। 5 लाइन 6 लाइन में आप लोग का उत्तर हो जाता है, 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये गोनेरिया रोग था। उसके बाद क्या है बाबू? हार्पिक से यानी जो है हर्पिस रोग। कौन रोग बाबू? हर्पिस रोग। तो हर्पिस रोग में क्या होता है? तो हर्पिस रोगवा जो है ना बाबू, हार्पिक सिप्लेक्स सेकंड वायरस से होता है। कौन से? हार्पिक सिप्लेक्स सेकंड वायरस से। और इस रोग से ग्रसित मनुष्य के क्या होता है ना कि जननांगों पर फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? फोड़े फुंसी ना, जिसको हम लोग कहते हैं खुजली वगैरह ये सब हो जाना, दिनाय वगैरह ये सब जो होता है, तो यानी जो क्या होता है ये सब हम लोग का यानी जो उसी प्रकार से हम लोग का जब जननांग पर पूरा हो जाते हैं ना, डार्क डार्क जैसा पूरा हो जाता है, यानी कहने का मतलब बदबू विषाक्त यानी जो है गल जाता है वहां पर की चमड़ी, तो वो कौन सा रोग है? तो हर्पिस रोग है। तो हर्पिस रोग कैसा रोग है? तो यौन संचारित संक्रामक रोग है। 3 चीज जानना बाबू, कोई भी रोग के यदि चर्चा करेगा ना, तो रोग के चर्चा करेगा तो यानी जो है ये कैसा रोग है, अपने आप से यानी ये प्रश्न उत्तर कर लेना, कैसा रोग है और किससे ये फैल रहा है, किससे यह फैल रहा है, यानी दूसरा पॉइंट पर ध्यान देना है, किससे फैल रहा है, और चौथा फैल रहा है, और तीसरा पर क्या ध्यान देना है कि इससे ग्रसित जो होगा व्यक्ति उसका प्रभावित क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका प्रभाव को लिखना है। क्या लिखना है? प्रभाव। और इसका कुछ बचाव है तो हमको क्या करना है? बचाव को लिखना है। क्या करना है? बचाव। और रोग में कुछ नहीं होता, कोई भी रोग कहे, ये सिर्फ गोनेरिया रोग ही नहीं, कोई भी रोग कहे तो सबसे पहले कैसा रोग है प्रश्न करना, उसके बाद किससे ये फैल रहा है और इससे प्रभावित अंग क्या होगा और इससे बचाव कैसे होगा। बस यही 4 पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोग क्लियर हो जाएगा। तो बताओ ये रोग कैसा है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हर्पिस रोग। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं? हर्पिस रोग। तो हर्पिस रोग कैसा रोग है बताओ? हर्पिस रोग यौन संचारित संक्रमण है, यौन संचारित संक्रमण है, ये यौन संचारित संक्रमण रोग है। और ये किससे फैल रहा है? कौन सी वायरस इसका रोग कारक है भाई? तो इसका रोग कारक का नाम बताइए क्या है? अभी हम आप लोग को बताएं, हर्पिक सिफ्लेक्स सेकंड वायरस। हर्पिस सिफ्लेक्स सेकंड वायरस, हर्पिस सॉरी हर्पिस सिफ्लेक्स
सेकंड वायरस के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है बाबू, यानी जो है हर्पिस रोग। इस रोग से ग्रसित मनुष्य का यानी प्रभावित अंग क्या होते हैं, तो यानी जननांगों पर, यानी जो है क्या होता है, जननांगों पर क्या होते हैं बताओ, अभी हम आप लोग को बताए हैं क्या होते हैं जननांगों पर, यानी आप लोग का फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे यानी जो है दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो कौन रोग में, हर्पिस रोग में, तो यानी जननांग पर, जननांग पर, जननांग पर फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी साफ शब्द में अगर जो कहा जाए तो जख्म उत्पन्न हो जाता है। इसका बचाव यही है कि हम लोग जो है क्या करेंगे, यौन संचारित रोग आप लोग को हम पहले ही बताए थे, यानी असुरक्षित शारीरिक संबंध की क्रिया किसी के साथ नहीं करना है, संक्रमित व्यक्तियों के साथ न बैठना है, न उठना है, न उसका भोजन ग्रहण करना है, झूठा भोजन, अब उसके कि यहाँ का भोजन नहीं, वो व्यक्ति खा रहा है और वही झूठा भोजन हम कर लिए तो यानी हम ग्रसित हो गए, तो यानी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं जाएंगे तो हम यौन संचारित संक्रमण रोग से हम क्या पालेंगे, बचाव पाएंगे। तो यानी जो है ये आप लोग का हर्पिस रोग था, कौन था बाबू, हर्पिस रोग था। तो यानी आप लोग देखे आज हम लोग चर्चा किए कौन कौन रोग के बारे में, एड्स रोग के बारे में, कौन रोग के बारे में, एड्स रोग देखे, गोनेरिया देखे, क्या देखे बाबू, गोनेरिया देखे, और क्या देखे बाबू, आप लोग हार्पिक्स देखे, क्या देखे, हार्पिस रोग देखे। अब बात आता है कोची बाबू, हार्पिस, अब देखिए क्या, एक था आप लोग का एड्स देखे लिए, गोनेरिया देखे लिए, और हार्पिस देखे लिए, और एक आप लोग का सिफिलिस रोग है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सिफाइलिस, तो उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या है सिफाइलिस रोग भाई, सिफिलिस इसको बोलते हैं, सिफिलिस रोग। तो देखिए क्या है हर्पिस सिफिलिस, ये इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब इस पर चर्चा करेंगे बाबू, इस पर चर्चा करने, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। देखिए क्या है, हर्पिक सिफिलिस सेकेंड वायरस है, तो वो ये हर्पिक्स रोग उत्पन्न कर रहा था। अब हम लोग को सिफाइलिस रोग देखना है, तो यानी ट्रेपिनुमा पेरिडम नामक जीवाणु से वो उत्पन्न होता है, और उस व्यक्ति से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं बाबू, वो व्यक्ति जो है आप लोग का कौन रोग से, तो यानी सिफाइलिस रोग ग्रसित व्यक्ति होता है ना, तो जननांगों पर, वो उसका जननांग जो होते हैं वो यानी जो है जनन की क्रिया करने में असक्षम हो जाता है, यानी कहने का मतलब साफ शब्द में अगर जो कहें तो वो जो है जनन की क्रिया नहीं कर पाता है, और उसके शरीर पर यानी जो है यानी जो है क्या कहते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, यानी वहां पर की मांस जो है गल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये सब था हम लोग का यौन संचरित रोग। अब बात आगे आ रही है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे बाबू कि क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या क्या, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। जनन स्वास्थ्य है, क्या है बाबू, जनन स्वास्थ्य है। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद हम लोग देखे क्या बाबू, क्या देखे, जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या नियंत्रण कैसे पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्या देखे, तीसरा देखे यौन संचरित रोग, क्या देखे बाबू, यौन संचरित रोग कैसे हो रहा है, यौन संचरित रोग, और हम लोग क्या,
सॉरी, थोड़ा सा माइक जो है वर्कलेस हो गया था और वर्क में आ गया है। ध्यान से समझिए बंध्याकरण क्या होता है। तो यानी जो है ना बाबू, यह एक प्रकार की क्या होता है कि जब जीव जो होते हैं ना कि शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण नहीं हो पाता है, और इससे जब निर्माण नहीं होता है तो बच्चा महिला जो है क्या करता है, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। तो बंध्याकरण क्या है, तो कहते हैं ना कि बंध्याकरण में कि जब कोई महिला यानी जो है शारीरिक संबंध की क्रिया कर लेने के बाद भी वो संतान को जन्म नहीं दे पाता, अर्थात करने का मतलब उसका जो है ना, जब महिला का अंडाशय पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है, तो और पुरुष का यानी जो है ना बाबू वृषण जब पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है, तो ये जब दोनों का परिपक्व नहीं होगा तो ना तो यानी जो है अंडाशय जब परिपक्व नहीं है तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, और जब शुक्राणु यानी जो है वृषण जब परिपक्व नहीं है तो यानी जो है वहां से शुक्राणु का यानी जो है निर्माण नहीं होगा। तो जब इस प्रकार से जब नहीं कर पाते हैं तो बंध्याकरण क्या है, तो जब कोई महिला या जब कोई जीव संतान को जन्म देने में असक्षम होती है, यानी कहने का मतलब जन्म नहीं दे पाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंध्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बंध्याकरण। जब कोई महिला बच्चे को जन्म दे नहीं दे पाती है तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, बंध्याकरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यानी जो है कोई महिला यानी जो है अंडाशय को यानी अंडाशय से अंडाणु को रिलीज कर रहा है, और पुरुष से भी क्या हो रहा है कि शुक्राणु का रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो महिला जो है उसका गर्भाशय डेवलप नहीं है। तो उस यानी यानी जो है जैसे कहने का मतलब, एक आपका सीता है और एक आपका राम है, और ये दोनों पूर्ण रूप से परिपक्व है, यानी इसका अंडाशय परिपक्व है और इसका जो है वृषण भी परिपक्व है, लेकिन यानी जो है ये दोनों मिलकर के संतान को नहीं जन्म दे रहे हैं, तो ये प्रकार की क्रिया को क्या कहती है, बंध्याकरण। लेकिन जब ये दोनों का जब अंडाणु शुक्राणु निकला और ये दोनों का अंडाशय से अंडाणु को लेकर के और यहाँ वृषण से किसको, शुक्राणु को लेकर के, यानी जो है एक कांच के स्लैब में, एक कहां रे बाबू, कांच के स्लैब में, यानी अंडाणु और शुक्राणु को डाल करके, अंडाणु और शुक्राणु को डाल करके क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेट किया जाता है, निषेचन किया जाता है, और निषेचन कर लेने के बाद महिला के फिर कहाँ बाबू, गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और इस प्रकार से जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, क्या बोलते हैं, परख नली शिशु। और जिस महिला के गर्भाशय में यानी जो है बच्चा को यानी भ्रूण को, अंडाणु और शुक्राणु निषेचित अंडाणु को विकास कराया जाता है, वो बच्चा को जो जन्म देता है, परखनली शिशु को जो जन्म देते हैं, वो महिला क्या कहलाती है, वो सेरोगेट मदर कहलाती है। क्या कहलाती है, सेरोगेट मदर कहलाती है। यानी ये दोनों जन्म देने में असमर्थ हुआ, और एक है आप लोग का दूसरी महिला यानी जिसका नाम है गीता, गीता नाम है। अब जो है सीता जो है अंडाशय से अंडाणु को दिया, और राम जो है वृषण से किसको दिया, शुक्राणु को, और ये दोनों को लेकर के कहा, कांच के स्लैब में निषेचन कराया गया, और निषेचन करा करके कहाँ रे बाबू, गीता के गर्भाशय में, यानी जो उसे एडजस्ट करवा दिया, विकास करवा दिया, और वो जो है गीता अब जो है वो महिला जो है शिशु को जो जन्म देगा तो वो शिशु परखनली शिशु कहलाएगा, टेस्ट टू बेबी कहलाएगा, और वो महिला क्या कहलाएगा, सेरोगेट मदर कहलाएगी, यानी सेरोगेट मदर कहलाएगी। क्लियर हो गए। तो यानी जो है अब बात आगे आती है बाबू, यानी कहने का मतलब है अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा अल्ट्रा साउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोसिटेसिस। तो यानी जो है अल्ट्रासाउंड क्या है, तो यह एक प्रकार की जांच की विधि होती है, यह एक प्रकार की क्या होती है, जांच की विधि होती है, जिससे महिला के गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा होता है ना बाबू, तो उसकी बीमारी की जानकारी, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, बच्चा वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा जो है माँ के गर्भ में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात साफ शब्द में अगर जो कहें तो माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए यानी जो वैज्ञानिकों ने
अल्ट्रासाउंड का निर्माण किया था, लेकिन आजकल के लोग इसे लिंग निरीक्षण में कर रहे हैं। कौन निरीक्षण में कर रहे हैं? लिंग निरीक्षण में कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड यह एक प्रकार की क्या है? जांच की विधि है। कौन विधि है बाबू? जांच की विधि है। आई जांच की विधि कहां? तो मां के गर्भ में पलने वाले भ्रूण को जांच किया जाता था कि वो व्यक्ति कोई रोग से ग्रसित तो नहीं है, वो व्यक्ति वृद्धि तो नहीं न कर रहा है। यानी कहने का मतलब उसका सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड को वैज्ञानिक ने यानी जो है निर्माण किया था। लेकिन आजकल के लोग इसे लिंग निरीक्षण में कर रहे हैं। यदि मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण यानी जो है पता चल जाता है कि वो लड़की है, तो उसे मां के गर्भ में ही बच्चा को मार दिया जाता है। और जब लड़का पता चलता है तो बच्चा को छोड़ दिया जाता है, जो हम लोग को कानूनी दंडनीय अपराध है। तो अल्ट्रासाउंड क्या है? यह एक प्रकार के क्या है बाबू? जांच की विधि है, जिसके इस रोग से क्या है बाबू? अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या किया जाता है? मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण का सही स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। तो कौन विधि के द्वारा? अल्ट्रासाउंड विधि के द्वारा। कौन विधि के द्वारा? अल्ट्रासाउंड विधि के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया अल्ट्रासाउंड क्या है। तो अल्ट्रासाउंड यह एक प्रकार की जांच की विधि है जिसके द्वारा मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण के सही स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जाती है। लेकिन आजकल के लोग इसे लिंग निरीक्षण में कर रहे हैं, जो हमारे लिए दंडनीय अपराध साबित होता है। जाते होंगे तो अल्ट्रासाउंड में लिखल भी रहता है, बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि यानी लिंग निरीक्षण करना दंडनीय अपराध है, और वही हो रहा है। जैसे तंबाकू लोग पीता है, सिगरेट वगैरह ये सब के पीता है, और वहां पर फिगर भी दिया हुआ रहता है, यानी जो उसका यानी एक कलेजा जो है जलल जैसा है, गला जैसा है, सब फिगर है, लेकिन फिर भी उसको क्या करता है? फाड़ करके डाल लेता है, खा लेता है। लेकिन ये सब हम लोग को करना नहीं चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड समझ गए, जांच की विधि है। क्या किया जाता है? मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण को क्या किया जाता है? स्वास्थ्य पर ख्याल रखा जाता है। और लेकिन आजकल के लोग इसे लिंग निरीक्षण में कर रहे हैं। अब अगला बात आता है बाबू, यानी जो जिसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी। यानी एमटीपी क्या है? वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2025 में ये हो सकता है गलती से पूछ देगा, तो आप लोग गलती से उत्तर भी दे दीजिएगा। एमटीपी क्या है? तो एमटीपी भी जो है ना बाबू, ये भी एक प्रकार की इसको जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। क्या बोलते हैं? चिकित्सीय सगर्भता समापन। तो कहता है ना एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। एमटीपी क्या है? तो यह भी एक प्रकार के जो है ना बाबू, जानते हो क्या होता है? कि इसके द्वारा एक प्रकार की ऐसी विधि है जो मां के गर्भ में पलने वाला भ्रूण जो होता है ना, गर्भावस्था पूरा होने से पहले ही बच्चा को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है गर्भ में ही। तो यानी जो है वो गर्भ में मार दिया गया, तो कौन विधि के द्वारा? एमटीपी के द्वारा। तो यह भी एक प्रकार की जांच की विधि है, और जांच की विधि पता करके क्या होता है? यदि लड़की पता चल गया तो मां के गर्भ में ही बच्चा को क्या कर दिया जाता है? कोई व्यक्ति अगर जो मां के गर्भ में पल रहा है और भ्रूण यानी जो है अनुवांशिक रूप से ग्रसित रहा, तो उसको मां के गर्भ में मार दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब कोई माता है और पिता है, ये दोनों माता पिता कोई रोग से ग्रसित हो गए, और यही रोग इनके संतान में आ गए। कहाँ आ गए बाबू? संतान। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, माता जी हैं और कौन है? पिताजी। अब जो है इनका रोग, माता वाला रोग जो है ना, ये कहाँ आ गया? संतान में। कहाँ आ गया? संतान में। तो ये आनुवांशिक रोग से तो ग्रसित हो गया। अब जो है ये बच्चा को क्या करता है? ये बच्चा जो है ना, ये रोग से ग्रसित हो गया, तो लोग कहता है कि जब एक तो हम रोगी है, ये है, हमारा बचवा भी आवेगा वो भी रोगी रहेगा, तो हमको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं? एमटीपी चिकित्सीय गर्भता समापन के विधि को अपना करके बच्चा को गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। बच्चा को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, जिसको हम लोग भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। तो एमटीपी क्या है? यह एक प्रकार की जांच की विधि है जो मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण को गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले आनुवांशिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करके बच्चे को मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? चिकित्सीय सगर्भता समापन। क्या कहते हैं? चिकित्सीय सगर्भता समापन। क्या बोलते हैं बच्चे?
चिकित्सीय सगर्भता समापन बोलते हैं। अब बात आगे आती है एमटीपी, तो हम लोग पढ़ लिए। देखिए बाबू, इसका जो है पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे। आप लोग कहें मन में प्रश्न बन रहा होगा, क्या सर सिर्फ जो है आप टॉपिक लिख रहे हैं, समझा रहे हैं और यानी जो है रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं। तो यानी जो है इसका मिल जाएंगे बाबू, आप लोग का पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहेंगे, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। तो यानी एमटीपी हो गया। अब बात आगे आती है बच्चे, ध्यान से समझने वाली बात है क्या, कि एमटीपी के बाद हम लोगों को देखना है कि जब हमारा ये संतान जो है यानी माँ के गर्भ में पल रहा था भ्रूण, और उसको क्या कर दिया गया, एमटीपी की विधि को अपना करके बच्चे को गर्भ में ही मार दिया गया। क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एमटीपी। तो ये जो है आज की क्लास जो है हम लोग का, देखिए वीवीआई टॉपिक आप लोग को हम करवा दिए, यानी जो एग्जाम से रिलेटेड। देखिए पहला क्या पढ़े थे, जनन स्वास्थ्य पढ़े, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पढ़े। जनसंख्या नियंत्रण निम्नलिखित प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग यौन संचरित रोग के बारे में देख लिए, यौन संचरित रोग कौन कौन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे एमटीपी के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, बंधियाकरण क्या होता है, परख नली शिशु क्या होता है, सेरोगेट मदर क्या होता है, और यानी जो है जनसंख्या जब बढ़ता है तो उससे समस्याएं क्या उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले तो समस्याएं उत्पन्न क्या होती थी बाबू, सबसे पहले समस्याएं उत्पन्न होती थी कि यानी जो है आय में कमी हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब, पहले कोई व्यक्ति राम नाम का कोई एगो है, ये इसका बेटा एगो है, अब जो है एक बेटा है, एक अमला है, तो एक हम तो इसको दे दिए। लेकिन जब ये राम जो है दो बेटा हो गया, अब एक ही अमला है, तो आम को दो भाग में बांटना पड़ा। तो यानी क्या हुआ, भोजन में भी कमी हो गया। क्या हो गया, भोजन में भी कमी। एक रूम में राम रह रहे थे, लेकिन ये दो संतान को जन्म दिए, तभी घरवों को क्या करना पड़ेगा, दो भाग में बांटना पड़ेगा, तब ना दोनों बेटवा रहेगा। अब जो ये भी दो बेटा क्या किया, ये जो है ये भी शादी किया, ये भी जनन किया, जनन करके ये भी संतान को जन्म दिया, और जन्म दे करके यानी जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ा दिया। तो अब घर की, तो आवास क्षेत्र में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये सब हम लोग का जनन संबंधित समस्याएं था। और जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट क्या कहता है कि यानी जो है पृथ्वी पर जीवों में यानी जो है अचानक से यानी जो है तीव्र रूप से वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। जैसे कहने का मतलब 2000 अभी 24 चल रहा है, 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। और ये 2024 में यानी आबादी की संख्या मान लिया जाए 5 है, आबादी की संख्या क्या है, 5 है। और ये जो है ना बाबू यानी 2025 में यानी जो है इस डायरेक्ट 5 लाख पर चल जाएगा। तो अब बताओ अचानक ये जीव का क्या हुआ, वृद्धि। तो यानी जीव का जब वृद्धि हुआ ना, तो कहने का मतलब कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में जनसंख्या में अचानक अधिक मात्रा में बढ़ोतरी को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। तो यानी जो है हम लोग इस चैप्टर का वन शॉट देख लिए, और टॉपिक ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा चैप्टर था, इसको हम लोग समझने का प्रयास किए। तब तक के लिए बने रहें, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।